प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का ये हमको देखना है। इसका प्रियम्बल जो है वो ये कहता है कि महिलाओं के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, वुमेन के जो संवैधानिक अधिकार हैं, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करना? बाय प्रिवेंटिंग वायलेंस। जो परिवार के अंदर जो हिंसा उनके खिलाफ होता है, तो उस हिंसा को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए महिलाओं के राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक। और इससे जुड़े हुए जो भी मैटर्स हैं, रिलेटेड मैटर्स हैं, उनको देखना, उनसे डील करना। इसके लिए एक्ट बनाया गया था। सेक्शन 1 कहता है, इस एक्ट का नाम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होगा। वैसे डीवी एक्ट ही इसको कहते हैं, PWDV भी कहते हैं, ठीक। हर जगह एप्लीकेबल है। 26 अक्टूबर 2006 से ये लागू हो गया। 17 अक्टूबर का नोटिफिकेशन था। डेफिनेशन देखिए, एग्रीव्ड पर्सन नाम से ही समझ में आ रहा है, जो व्यक्ति जिसके खिलाफ हिंसा हो रही है वो एग्रीव्ड पर्सन है। कोई भी वुमेन स्पेसिफाई करती है कि महिला ही इसमें एग्रीव्ड पर्सन होती है। तो कोई भी वुमेन जो कि किसी के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, ठीक, किसी यानी कौन, रिस्पोंडेंट के साथ, ठीक, और जो उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाती है, तो वो कौन हो गई? एग्रीव्ड पर्सन। चाइल्ड, 18 से कम का बंदा चाइल्ड है। इसमें एडॉप्टेड, स्टेप और फॉस्टर चाइल्ड जो होते हैं वो भी आते हैं। कंपनसेशन के ऑर्डर जो सेक्शन 22 में दिए जा रहे हैं, कस्टडी के ऑर्डर जो सेक्शन 21 में दिए जा रहे हैं, चाइल्ड कस्टडी के रिगार्ड्स। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, ये इम्पोर्टेंट, DIR एक ऐसी रिपोर्ट है जिसका एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया। उस फॉर्मेट में उस रिपोर्ट को पेश करना होता है कंप्लेंट रिसीव होने के बाद, ठीक है। जिस समय कंप्लेंट रिसीव कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, तो DIR जो है वो भी देना होता है। फिर आगे पढ़ेंगे DIR कौन बनाता है, क्या होता है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप का एकदम जबरदस्त डेफिनेशन इसमें दे रखा है कि ऐसी रिलेशनशिप जहां दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन, नहीं, जहां दो पर्सन एक साथ रहे हों, ठीक, या एक साथ रह रहे हो किसी शेयर्ड हाउस होल्ड में, ठीक। जहां दो पर्सन या तो एक साथ रह रहे हैं या एक साथ रह चुके हैं किसी शेयर्ड हाउस होल्ड में, रिलेटेड बाय कंसैग्युनिटी, मैरिज, एडॉप्शन और एज अ फैमिली मेंबर इन अ जॉइंट फैमिली। तो या तो वो देखो, इसमें दो चीज आ रही है, यानी कि जिस दिन अपराध हुआ है, ये देखा जा रहा है जिस दिन अपराध हुआ है उस दिन का क्या स्टेटस था, ठीक है, कि क्या आप साथ में रह रहे थे या नहीं रह रहे थे, ये चीज इसमें देखी जाती है। और दूसरा ये, क्या आज भी आप साथ में रह रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चीज। अब रिलेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे आपने शादी कर ली हो, एडॉप्शन हो, ब्लड रिलेशन हो, या फैमिली मेंबर हो, जॉइंट फैमिली के, कंसैंग्विनिटी यानी ब्लड रिलेशन। डोमेस्टिक वायलेंस को सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। डाउरी, एक सेकंड,
अब ये कह रहा है डाउरी जो है सेक्शन 2 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में डिफाइन की गई है। मजिस्ट्रेट जो होगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा सीआरपीसी के हिसाब से। अब बीएनएसएस हो गया है तो मेट्रोपॉलिटन हट गया है, ठीक है, केवल जेएमएफसी बचा है। मेडिकल फैसिलिटीज, स्टेट नोटिफाइड फैसिलिटीज जो रहेंगी, स्टेट जो फैसिलिटीज के बारे में बताएगा मेडिकल एड के लिए, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। मॉनेटरी रिलीफ, कंपनसेशन के ऑर्डर करवाए जाएंगे मजिस्ट्रेट के द्वारा ताकि एक्सपेंसेस और लॉस जो है डोमेस्टिक वायलेंस से जो हुए हैं उसको कवर किया जा सके। नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाता है और ऑफिशियल गजट में पब्लिश करके नोटिफाई किया जाता है वो नोटिफिकेशन। प्रिस्क्राइब रूल्स बना के जो प्रिस्क्राइब किया गया हो इस एक्ट के लिए। फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी सेक्शन 8 में। प्रोटेक्शन ऑर्डर सेक्शन 18 में दिए जाएंगे ताकि रिस्पोंडेंट से प्रोटेक्ट किया जा सके। रेसिडेंस ऑर्डर सेक्शन 19(1) में रहने के ऑर्डर रहेंगे, रेसिडेंस के ऑर्डर रहेंगे। रिस्पोंडेंट पहले लिखता है कि एनी अडल्ट में इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया कि इसमें मेल रिलेटिव जो है हस्बैंड के या पार्टनर के, उनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है। क्या महिलाओं के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं लगता? लगता है, ठीक है। तो रिस्पोंडेंट वो भी इसमें बनती है। इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर सेक्शन 10(1) के अंदर जिसको एग्रीव्ड पर्सन को कुछ असिस्टेंस देने के लिए बोला गया। शेयर्ड हाउसहोल्ड वो होता है जहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन जो है वो एक साथ रहा या एक साथ रह रहा हो रिस्पोंडेंट के, ठीक है। एग्रीव्ड पर्सन रिस्पोंडेंट एक साथ रह रहे हो या पहले रहे हो कभी। इंक्लूड्स जॉइंटली और इंडिविजुअली ओन्ड रेंटेड होम्स या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, या तो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी हो या कोई एक जन ने रेंट भरा हो या दोनों जन मिलकर रेंट देते हो, सब शेयर्ड हाउस होल्ड में आएंगे। शेल्टर होम स्टेट नोटिफाइड शेल्टर फॉर एग्रीड पर्सन, जो स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाल के बताया है किसी एग्रीड पर्सन के लिए शेल्टर प्लेस तो उसको शेल्टर होम कहेंगे। अब आती है डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन कह रही है कि कोई एक्ट, ओमिशन, कमीशन और कंडक्ट किसका, रिस्पोंडेंट का, कोई एक्ट या कोई ओमिशन या कोई कमीशन या कोई कंडक्ट, आचरण, कार्य, लोभ, ठीक है, तो रिस्पोंडेंट का, वो तब डोमेस्टिक वायलेंस हो जाएगा जब फिजिकल या मेंटल हार्म किस तरीके का है। ऐसा है कि जहाँ पे हार्म, इंडेंजर, जहाँ पे जो इंजरी पहुंच रही सामने वाले को, वो उसकी हेल्थ को हार्म पहुंचा दे, सेफ्टी को, लाइफ को, लिम्ब को, वेलबींग, उसकी जो अच्छा जीवन चल रहा है उसको आप हार्म, इंजरी और इंडेंजर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तरीका क्या रहेगा, चाहे मेंटल या फिजिकली एग्रीव्ड पर्सन को इस तरीके से इंजरी पहुंचाओगे तो उसको फिजिकल और मेंटल हार्म कहेंगे। फिजिकल और मेंटल हार्म पहुंचाने पे आपको डोमेस्टिक वायलेंस का अपराध आपके खिलाफ, आप जो है डोमेस्टिक वायलेंस का अपराध कारित कर बैठेंगे। इसके अंदर फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज और इकोनॉमिक एब्यूज, ये 4 एब्यूज जो है इसके अंदर आते हैं। अगला है अनलॉफुल डिमांड फॉर डाउरी और प्रॉपर्टी। यदि आप किसी महिला को हैरास करते हो, हार्म करते हो, इंजरी पहुंचाते हो या उसको खतरे में लाते हो एग्रीड पर्सन को, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, ताकि आप उसको धमका सको या उससे रिलेटेड किसी पर्सन को धमका सको
ताकि आपकी जो अनलॉफुल डिमांड है दहेज की, संपत्ति की या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, वो पूरी हो सके, उसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक वायलेंस। अगला तरीका है थ्रेट। थ्रेट का मतलब आप एग्रीड पार्टी को धमका रहे हो। थ्रेट का मतलब आप एग्रीड पार्टी को धमका रहे हो या किसी ऐसे पर्सन को धमका रहे हो जो कि उससे रिलेटेड है बाय एनी कंडक्ट। क्लॉज ए और क्लॉज बी में जो चीजें बताई गई हैं दोनों में से किसी भी एक कंडक्ट के लिए आप उनको धमकाते करते हो तो वो डोमेस्टिक वायलेंस हो जाएगा। अदर हार्म और इंजरी, यदि किसी अदर तरीके की फिजिकल या मेंटल इंजरी एग्रीड पर्सन को पहुंचाते हैं तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगी। एक्सप्लेनेशन 1, टाइप्स ऑफ एब्यूज। फिजिकल एब्यूज 1I, कोई एक्ट और कंडक्ट जो कि बॉडीली पेन, हार्म और डेंजर पहुंचा रहा है टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, या फिर किसी की हेल्थ या एग्रीड पर्सन के डेवलपमेंट को इम्पेयर कर देता है, उसको हम फिजिकल एब्यूज कहते हैं, अलग कर देता है। ठीक है, जैसे इसमें असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल फोर्स, ये सब चीजें हम BNS में पढ़ते हैं या IPC में पढ़ते हैं, वो सब चीजें। सेक्सुअल एब्यूज क्या होता है? कोई सेक्सुअल नेचर का कंडक्ट जिससे कि एक महिला का एब्यूज हो रहा है या उसको ह्यूमिलिएट, परेशान किया जा रहा है, उसको डिग्रेड किया जा रहा है, नीचे दिखाया जा रहा है, या उसकी डिग्निटी जो है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, तो उसको हम सेक्सुअल एब्यूज कहते हैं। इसके बाद आता है वर्बल और इमोशनल एब्यूज। वर्बल और इमोशनल एब्यूज के अंदर इंसल्ट, रिडिक्यूल, ह्यूमिलिएशन, नेम कॉलिंग, ये सब चीजें आती है। ठीक है, जैसे किसी महिला को आप ये बोल के कह रहे हैं कि यार तेरे तो बच्चे ही नहीं हो सकते, ठीक है, या तेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है, कब से तू बच्चा ही नहीं कर पा रही करके, तो ऐसा भी बोलना, या तू, तेरे को लड़का नहीं हो रहा, इस तरीके से भी बात यदि या कोई बोलता है तो वो भी इसके अंदर आएगा, वर्बल इमोशनल अब्यूज के अंदर आएगा। रिपीटेड थ्रेट्स टू कॉज फिजिकल पेन टू समवन द एग्रीड पर्सन केयर्स अबाउट। लगातार यदि धमकियां दें किसी महिला को कि हम जैसे एक लड़की है, उसके पापा हैं, तो हम बोल रहे हैं उसको कि मैं तो तेरे पापा को बहुत मारूंगा, ऐसा वैसा बार बार ऐसे थ्रेट देना, तो वो भी वर्बल इमोशनल एब्यूज कहलाता है। इकोनॉमिक एब्यूज, देखो इकोनॉमिक एब्यूज के अंदर होता है डिप्राइवेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। उस महिला को फाइनेंशियल रिसोर्सेज से डिप्राइव करना, दूर रखना, उसको पैसे ही नहीं देना, तेरे को जो बने तू बाहर जा के भीख मांग के खा ले, ठीक, हम नहीं देंगे, ऐसा। फिर ऐसी चीजें जिसके लिए वो एंटाइटल है, ऐसी चीजें जिसके लिए वो हक रखती है, लेकिन वो चीजें भी उसको ना देना, जैसे लॉ और कस्टम ने जो उसको हक दिया उसको ना देना, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने ऑर्डर करके उसको कुछ हक दिलवाया, वो ना देना। हाउस होल्ड नेसेसिटीज फॉर हर, उसके बच्चे और उसके लिए जो भी हाउस होल्ड नेसेसिटीज है वो नहीं देना। स्त्री धन नहीं देना, यदि दोनों ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो या उसने अकेली ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो वो नहीं देना। शेयर हाउस होल्ड का रेंटल पेमेंट नहीं देना, मेंटेनेंस का पेमेंट नहीं देना, ये सब भी इकोनॉमिक एब्यूज में आता है। फिर डिस्पोजल ऑफ एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये क्या कह रहा है? डिस्पोजल और एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, आपने उसकी प्रॉपर्टी जो थी उसको बेच दिया या डिस्पोज कर दिया। यदि कोई व्यक्ति अनलॉफुल डिस्पोज करता है हाउस होल्ड इफेक्ट्स, मूवेबल या इमूवेबल असेट्स, या कोई वैल्यूएबल शेयर, सिक्योरिटी या बॉन्ड, ऐसी प्रॉपर्टी जो या तो उसी महिला की है या उसने आपके साथ मिलकर खरीदी है, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, इकोनॉमिक एब्यूज। रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, मतलब आप किसी महिला को यदि रोकते हैं या रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बांधते हैं उन रिसोर्सेज और फैसिलिटीज को यूज करने के से जो वो यूज करने की हकदार है, और शेयर्ड हाउस होल्ड के जो बेनिफिट्स हैं वो उसको नहीं आप दिलवा रहे हैं, तो जिसकी वो हकदार है,
तो उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे, इकोनॉमिक एब्यूज के अंदर। एक्सप्लेनेशन टू होलिस्टिक कंसिडरेशन, जब हम डिटरमाइन करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस कितना हुआ है किसी महिला के खिलाफ, तो कोर्ट जो है जितने भी फैक्ट्स और सरकमस्टांसेस हैं सबको समझेगा। ऐसा नहीं केवल महिला को सुन लेगा, सामने वाले को भी सुनेगा। ठीक है, अब है सेक्शन 4। अब है सेक्शन 4, इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भाई कहीं किसी जगह पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेंट, जिस व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दिया है और गुड फेथ में दिया है, तो उसके खिलाफ कभी कोई सिविल क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी। सेक्शन 5, ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट। जब कोई पुलिस ऑफिसर, कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर, कोई सर्विस प्रोवाइडर या कोई मजिस्ट्रेट एक कंप्लेंट रिसीव करता है डोमेस्टिक वायलेंस की या किसी इंसिडेंट को, घटना को देखता है, तो उन्हें एग्रीव्ड पर्सन को इस बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि भाई उसके पास रिलीफ पाने की, मतलब उसके पास बहुत सारे रिलीफ्स हैं, वो एप्लीकेशन लगा के रिलीफ पा सकती है। कौन कौन से रिलीफ है उसके पास? प्रोटेक्शन ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ, कस्टडी रिलीफ, रेसिडेंस ऑर्डर, कंपनसेशन ऑर्डर, या इनमें से एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, इतने रिलीफ वो पा सकती है। सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? सर्विस प्रोवाइडर वो व्यक्ति है जो अवेलेबल रहेगा हेल्प करने के लिए। प्रोटेक्शन ऑफिसर अवेलेबल रहेंगे उसको सपोर्ट करने के लिए। प्री लीगल एड, उसके पास राइट है, उसको उसकी लीगल सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। क्रिमिनल कंप्लेंट 498A के तहत वो क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस तो करेगी, ये 498A वाली भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। This section doesn't affect the police's duty to act according to the law if cognizable offence has been committed. किसी महिला के खिलाफ यदि कोई cognizable offence कमिट हो गया, घरेलू हिंसा तो हो ही रहा है, तो पुलिस को नहीं रोका जाएगा। पुलिस जिस तरीके से एक्शन लेती है cognizable offence में, वो वैसे एक्शन लेगी। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा। सेक्शन 6, ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम। शेल्टर होम, इनको जब मान के चलो किसी महिला को घर से निकाल दिया तो कहीं तो रहेगी, है ना? तो कहाँ रहेगी? शेल्टर होम्स जो है उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यदि एग्रीड पर्सन रिक्वेस्ट करता है या प्रोटेक्शन ऑफिसर उसके बिहाफ में या सर्विस प्रोवाइडर उसके बिहाफ में रिक्वेस्ट करता है, तो जो इंचार्ज रहेगा शेल्टर होम का, वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, यदि एग्रीड पर्सन रिक्वेस्ट करता है या उसके बिहाफ में प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट करता है, तो जो इंचार्ज होंगे मेडिकल फैसिलिटी के, वो उसको मेडिकल एड प्रोवाइड करवाएंगे। सेक्शन 8, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। सेक्शन 8(1), स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड करेगी और उनके जुरिस्डिक्शन उनको बताएंगे। प्रेफरेंस फॉर वुमेन, जहां तक पॉसिबल होगा प्रोटेक्शन ऑफिसर महिला रहेगी। क्वालिफिकेशन एंड सर्विस टर्म्स, जो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सर्विस टर्म्स रहेगी वो स्टेट गवर्नमेंट बता देगी। कितने टाइम के लिए रहना है, कौन कौन ये बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकते। इसके बाद सेक्शन 9, ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी में सबसे पहला आता है असिस्टिंग मजिस्ट्रेट की सहायता करना, ठीक है, ताकि वो अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर सके। दूसरा, PIR फाइल करना, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को फाइल करना और लोकल पुलिस स्टेशन और शेयर प्रोवाइडर के साथ उसकी कॉपी प्रोवाइड करना उनको। फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर फाइल करना, एक एप्लीकेशन बनाना, मजिस्ट्रेट के समक्ष रखना प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए। एग्रीड पर्सन यदि रिक्वेस्ट करता है तो लीगल एड
यदि लीगल एड उसको प्रोवाइड करवाई जाना है तो लीगल एड की जो प्रक्रिया रहेगी वो इसको समझाएगा, करवाएगा। मेंटेनिंग सर्विस प्रोवाइडर लिस्ट, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट बनाना। लीगल एड या काउंसिल के लिए सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, शेल्टर होम के लिए हो सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए हो सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाना। अगला है शेल्टर प्रोवाइड करना। एक अच्छा और एक सुरक्षित शेल्टर होम जो है वो उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जब भी ऐसा होगा तो पुलिस स्टेशन में मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी दी जाएगी। ये इसके काम है। मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना, यदि किसी महिला को बॉडी की इंजरी है, ठीक है, या इस तरीके से उसके साथ हिंसा हुआ है, तो उसको टेस्ट करवाना, मेडिकल एग्जामिन करवाना और पुलिस और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट फॉरवर्ड करना इसकी ड्यूटी है। इंश्योरिंग मॉनेटरी रिलीफ, यदि महिला को मॉनेटरी रिलीफ ऑर्डर होते हैं तो सीआरपीसी का प्रोसीजर यूज करके मॉनेटरी रिलीफ उसको दिलवाना इनका काम रहेगा। अदर ड्यूटीज, लॉ बना के जो ड्यूटीज बताई जाएंगी। सुपरविजन, प्रोटेक्शन ऑफिसर मजिस्ट्रेट के अंडर काम करेगा, ठीक है, और गवर्नमेंट और मजिस्ट्रेट जो डायरेक्शन देंगे उसको फॉलो करेगा। अब आता है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर का क्या काम है? सर्विस प्रोवाइडर का काम है रजिस्ट्रेशन ऑफ, सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर का रजिस्ट्रेशन। तो ऐसा कोई एसोसिएशन या कंपनी जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट या कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, या कोई अदर लॉ जो कि वुमेन के राइट्स को लीगल एड, मेडिकल, फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उसको सर्विस प्रोवाइडर बोलेंगे। उसके बाद इसको इन सब में रजिस्टर होने के बाद गवर्नमेंट की एक लिस्ट है, या गवर्नमेंट के सामने जाके रजिस्टर होना पड़ता है कि हम एज अ सर्विस प्रोवाइडर, गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। सर्विस प्रोवाइडर की पावर लगभग सिमिलर है प्रोटेक्शन ऑफिसर जैसे, लेकिन देख लेते हैं। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को रिकॉर्ड करना, DIR रिकॉर्ड करना प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, यदि एग्री पर्सन बोलता है तो मजिस्ट्रेट और प्रोटेक्शन ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना, मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन और प्रोटेक्शन ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा। शेल्टर प्रोवाइड करवाना, घर प्रोवाइड करवाना यदि उसको जरूरत है तो, और लोकल पुलिस स्टेशन में उसके बारे में बताना। प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर गुड फेथ में यदि कोई काम करता है तो कोई भी केस, कोई भी प्रोसिक्यूशन या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ नहीं चलाई जाएगी, लेकिन होना क्या जरूरी, गुड फेथ में। अब सेक्शन 12, एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन। कौन अप्लाई करेगा? एग्रीड पर्सन या प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई भी अदर पर्सन एग्रीड पर्सन के बिहाफ में। DIR रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट जो है DIR रिपोर्ट को कंसीडर करेगा प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर की किसी भी ऑर्डर को पास करने से पहले। कंपनसेशन और डैमेज, जो रिलीफ है, रिलीफ में कंपनसेशन और डैमेजेस भी इंक्लूडेड है, लेकिन यदि कोई सेपरेट सिविल सूट लगा है तो वो अलग चलता रहेगा, DB का अलग चलता रहेगा केस। एडजस्टमेंट विद कोर्ट डिक्री, यदि अनादर कोर्ट ने ऑलरेडी कोई कंपनसेशन या डैमेज दे दिया है तो यहाँ वाला जो मजिस्ट्रेट कंपनसेशन या डैमेजेस देगा उसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म में रहना चाहिए। डेट ऑफ हियरिंग, मजिस्ट्रेट जो है एप्लीकेशन रिसीव होने के 3 दिन के अंदर फर्स्ट हियरिंग को फिक्स करेगा। डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 60 डेज के अंदर, फर्स्ट हियरिंग के 60 डेज के अंदर डिस्पोज की जाएगी। अब देखो सेक्शन 13, सर्विस ऑफ नोटिस। समझ में आ रहा है कि नहीं कि कहानी जैसी चलते जा रही है बस।
आ रहा है। आ रहा है ना? चलिए, अब कह रहा है इशुएंस ऑफ नोटिस। मजिस्ट्रेट जो है वो नोटिस देगा हियरिंग डेट का प्रोटेक्शन ऑफिसर की। प्रोटेक्शन ऑफिसर को बताएगा कि हियरिंग कब है। प्रोटेक्शन ऑफिसर ये बात रिस्पोंडेंट को बताएगा। नोटिस हमेशा 2 दिन या जो भी मजिस्ट्रेट ने टाइम एक्सटेंड किया उतने दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए। प्रूफ ऑफ सर्विस, प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो डिक्लेरेशन है वो सर्विस का प्रूफ माना जाए। प्रोटेक्शन ऑफिसर यदि लिख देता है कि सर्विस हो गई तो सर्विस हो गई, लिखता नहीं हो पाई तो सर्विस नहीं हो पाई। काउंसलिंग के ऑर्डर होंगे। मजिस्ट्रेट जो है वो काउंसलिंग के ऑर्डर करेगा एग्रीड पर्सन रिस्पोंडेंट दोनों को साथ में या दोनों को अलग अलग। ठीक, उसके बाद काउंसलिंग के ऑर्डर के बाद जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो 2 महीने के अंदर अंदर लगा दी जाएगी। असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट, मजिस्ट्रेट जो एक वेलफेयर एक्सपर्ट को अपॉइंट करेगा जो केस में मदद करेगा और महिला एक्सपर्ट को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। 16 प्रोसीडिंग्स जो होंगी वो इन कैमरा होंगी। ठीक है, इफ circumstances warranted और इधर पार्टी रिक्वेस्ट, यदि दोनों में से कोई एक पार्टी रिक्वेस्ट करती है या सिचुएशन इस तरीके की है तो ही मजिस्ट्रेट इन कैमरा प्रोसीडिंग लेगा, वरना जैसी होती वैसी रहेगी। अब कुछ राइट्स होते हैं आते हैं। पहला, राइट टू डिसाइड इन शेयर हाउस होल्ड, जिस घर में रह रही है वहीं पर रहने का अधिकार। तो जो भी महिला डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है उसके पास अधिकार है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह सकती है। ठीक, ये बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि क्या उसके पास किसी जगह का मालिकाना हक है या टाइटल है कि नहीं। प्रोटेक्शन फ्रॉम एविक्शन, यदि एग्रीड पर्सन उसको निकालने की कोशिश करता है शेयर्ड हाउस होल्ड से तो वो नहीं निकाल सकता। सेक्शन 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर, मजिस्ट्रेट साहब जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकते हैं और प्रोटेक्शन ऑर्डर देंगे तो मतलब क्या करेंगे, तो वो रिस्पोंडेंट को रोकेंगे। किस चीज़ से रोकेंगे? डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करोगे दोबारा, किसी और से भी नहीं करवाओगे। ठीक, जो एग्रीड पर्सन है उसकी वर्क प्लेस में नहीं जाओगे, इस बच्चों के स्कूल नहीं जाओगे। ठीक है, या कोई एग्रीड पर्सन जहाँ पे वो फ्रीक्वेंटली विजिट करता है, मतलब कोचिंग जाती है वो एग्रीड पर्सन, तो वहाँ पे नहीं जाओगे। फिर ना तो उससे पर्सनली बात करोगे, ना रिटर्न फॉर्म में, ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ना टेलीफोनिक फॉर्म में, किसी भी तरीके से आप उससे बात नहीं करेंगे। ये इसके प्रोटेक्शन ऑर्डर होंगे। फिर उसकी यदि कोई प्रॉपर्टी, उसका कोई बैंक असेट्स है तो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के नहीं आप उसको एलियनेट करेंगे। कमिटिंग वायलेंस, उसके नहीं किसी के भी, कमिटिंग वायलेंस यदि उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, उसकी लड़की के माता पिता, रिलेटिव जो भी डिपेंडेंट्स और उसके रिलेटिव्स या कोई ऐसा पर्सन जो उसको असिस्ट कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, उसके खिलाफ कोई हिंसा नहीं करेंगे। इंगेजिंग इन एनी अदर एक्ट स्पेसिफाइड बाय द मजिस्ट्रेट, किसी कोई भी अदर एक्ट जो मजिस्ट्रेट बताएगा उसमें भी आप इंगेज नहीं होंगे। इस चीज़ पे प्रोटेक्शन ऑर्डर वो दे सकता है। इसके बाद है रेसिडेंस ऑर्डर। रेसिडेंस ऑर्डर यानी घर में रहने को या घर दिलवाया, तो मजिस्ट्रेट जो एक रेसिडेंस ऑर्डर पास कर सकता है यदि उसको ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम डिस्पोजेसिंग और डिस्टर्बिंग द एग्रीड पर्सन्स पोजेशन ऑफ द शेयर्ड हाउस होल्ड। इसके अंदर आएगा कि रिस्पोंडेंट को रिस्ट्रेन कर रहे हैं फ्रॉम डिस्पोजेसिंग और डिस्टर्बिंग, यानी कि आप रिस्पोंडेंट है तो आप मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते, ना मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं। मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ अपनी शेयर्ड हाउस होल्ड में, मैं वहीं पे रहूँगा। ठीक, चाहे मैं मालिक हूँ या ना हूँ। अगला, रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट कर सकता है कि तुम खुद को बाहर निकाल लो, उसको रहने दो महिला। फिर तीसरा, रिस्पोंडेंट
और उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको भी रोक सकता है कि जिस पोर्शन में वो महिला रह रही है उस जगह पे तुम नहीं जाओगे। रिस्पोंडेंट को बोलेगा कि तुम इस प्रॉपर्टी को बेच भी नहीं सकते। रिस्पोंडेंट को बोलेगा कि तुम अपने जितने भी अधिकार हैं तुम्हारे अधिकार को रिनाउंस कर दो, ठीक है, अपने अधिकारों का परित्याग कर दिया। तुम अपने अधिकारों का ये बोल रहा है कि तुम अपने अधिकारों का परित्याग भी नहीं कर सकते बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के, ठीक है। नहीं तो वो क्या बोलेगा कि भाई ये यहाँ रह रही है, अब तो इसी को दे दिए कोर्ट ने कहा तो काम करता हूँ मैं यहाँ से इसी को बेच ही देता हूँ तो काम खत्म हो जाएगा। अगला, डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू सिक्योर अल्टरनेटिव एकोमोडेशन फॉर एग्रीव्ड पर्सन और पेरेंट इफ नीडेड। या फिर रिस्पोंडेंट को बोलेगा, मतलब रिस्पोंडेंट को डायरेक्शन दे देगा कि यदि वो महिला मान के चलो किसी और जगह किराए से रहने लगे तो तुम वहां नहीं जा सकते, ठीक है, और जाओगे नहीं वो तो अलग चीज है, साथ ही साथ वहां का रेंट भी दो, ठीक, और जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे तुम रह रहे हो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसको भी दो। प्रोवाइजो 19(1)(b), नो ऑर्डर टू रिमूव अ पर्सन शैल बी पास्ड इफ दैट पर्सन इज अ वुमन। यदि कोई ऐसी महिला, मतलब जिसने ऑफेंस करी है, डोमेस्टिक वायलेंस करी, यदि वो कोई महिला है और वो भी उस घर में रहती तो उसको घर से बाहर निकालने के ऑर्डर नहीं देंगे, घर से बाहर केवल पुरुषों को निकाला जाएगा। एडिशनल कंडीशन, मजिस्ट्रेट को जो भी कंडीशन सही लगती है वो एडिशनल कंडीशन ऐड कर सकता है। बॉन्ड एग्जीक्यूशन, मजिस्ट्रेट ये भी बोल सकता है रिस्पोंडेंट को कि भैया एक बॉन्ड आप भर के जाइए कि कल को आप यदि ऐसा करते हैं तो इतने पैसे हम जब्त कर लेंगे। लिंक टू बीएनएसएस, बीएनएसएस से कैसे लिंक है? चैप्टर 8 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का ये बॉन्ड्स उसके जैसी ट्रीट की जाएंगी चैप्टर 8 के हिसाब से। पुलिस प्रोटेक्शन, मजिस्ट्रेट जो है वो नियरेस्ट, एक बार ये चैप्टर 8 चेक करेंगे कोई का बीएनएसएस का, क्या लिखा है बीएनएसएस का चैप्टर 8 है ये कि आईपीसी का है और सीआरपीसी का, वो देखा। चलिए देख लेंगे अभी। पुलिस प्रोटेक्शन 19(5) के अंदर मजिस्ट्रेट जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को भी ये बोल सकता है कि आप एग्रीड पर्सन को प्रोटेक्ट करिए और जो रेसिडेंस ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करवाइए। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा रिस्पोंडेंट को भैया इसका रेंट और जितने भी एक्सपेंसेस खर्चे हैं सबकी पेमेंट करो। पुलिस असिस्टेंस, मजिस्ट्रेट जो है पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को ऑर्डर करेगा कि आप प्रोटेक्शन ऑर्डर का पालन करिए। स्त्री धन रिटर्न, रिस्पोंडेंट को बोलेगा कि उसका जो स्त्री धन है वो भी वापस कर दो। इसके बाद है मॉनिटरी रिलीफ। तो मॉनिटरी रिलीफ, ग्रांट्स फॉर मॉनिटरी रिलीफ, मजिस्ट्रेट जो है वो रिस्पोंडेंट को ऑर्डर कर सकता है इसको मॉनिटरी रिलीफ प्रोवाइड करवाया जाए इसके और इसके, यदि बच्चा है तो बच्चे के एक्सपेंसेस के लिए, इंक्लूडिंग जो भी उसकी अर्निंग में लॉस हुआ है, जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, ठीक, जो भी चीज़ उसके कंट्रोल में थी उसका यदि डिस्ट्रक्शन, डैमेज या उस प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया है तो वो सब चीज़ का पैसा, और एग्रीड चिल्ड्रन को मेंटेनेंस, एग्रीड पर्सन और उसके बच्चे को मेंटेनेंस भी दिलवाया जाएगा। ये जो मेंटेनेंस होगा ये सीआरपीसी या किसी अदर लॉ के मेंटेनेंस के साथ और एडिशनल मेंटेनेंस होगा, ठीक है। डीवी का मेंटेनेंस अलग है और बाकी जो मेंटेनेंस है वो अलग है, तो आप वो दूसरे मेंटेनेंस का भी केस लगा सकते हो, डीवी में भी आपको मेंटेनेंस मिलता रहेगा। इसके बाद फेयर एंड एडिक्वेट रिलीफ,
रिलीफ हमेशा एडिक्वेट होगा, फेयर और रीजनेबल होगा जितनी की आवश्यकता होगी, और एग्रीड पर्सन का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसको मेंटेन करवाया जाना चाहिए, उसमें मदद करेगा। पेमेंट स्ट्रक्चर दो तरीके हैं, या तो लमसम पेमेंट दे दो, एक ही बार में दे दो कि इतना खर्चा इसको लगेगा जीवन भर, या मंथली इंस्टॉलमेंट में दो। नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉपी जो है वो पार्टीज को सेंड की जाएगी और पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को भेजी जाएगी, जहाँ रिस्पोंडेंट रहता है वहाँ का पुलिस स्टेशन। रिस्पोंडेंट को टाइमली पेमेंट करना है, ऑर्डर का पालन करना है। सैलरी डिडक्शन, यदि रिस्पोंडेंट पे नहीं कर रहा तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसके जो जहाँ पे वो काम करने जाता है उसके एम्प्लॉयर को, या उसने यदि किसी से उधार ले रखा है तो उसको जाके बोल देगा कि ये जितने पैसे लाके देगा इस पैसे से तुम महिला का जो वो है, मतलब इन पैसों को तुम लाके कोर्ट में डिपॉजिट करो, ठीक है। कस्टडी ऑर्डर सेक्शन 21, मजिस्ट्रेट जो है वो चिल्ड्रन को टेम्पररी कस्टडी ऑर्डर दे सकता है कि बच्चा एग्रीड पर्सन के पास रहेगा, ठीक है, या उसके बिहाफ में कोई पर्सन अप्लाई कर रहा है तो उसके पास रहेगा। हालांकि रिस्पोंडेंट के पास विजिट करने के राइट्स रहेंगे, वो जाके उससे मिल सकते हैं। यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि रिस्पोंडेंट के आने से बच्चे को नुकसान हो सकता है तो मजिस्ट्रेट उस अधिकार को भी छीन लेगा। सेक्शन 22, कंपनसेशन ऑर्डर, मजिस्ट्रेट जो है वो रिस्पोंडेंट को ऑर्डर कर सकता है कि आप कंपनसेशन और डैमेजेस देंगे जो भी डोमेस्टिक वायलेंस में इंजरी हुई है और जो भी मेंटल और इमोशनल टॉर्चर हुआ है उस चीज का। इसके बाद इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर, जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता मजिस्ट्रेट इंटरिम ऑर्डर भी कर सकता है। एक्स पार्टी ऑर्डर, एक्स पार्टी ऑर्डर क्या है कि यदि कहीं पे मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है एविडेंस को देख के, प्राइमा फेसी देख के, कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ठीक है, या फ्यूचर में वायलेंस होने का रिस्क है, तो मजिस्ट्रेट एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगा एग्रीड पर्सन के एफिडेविट पे प्रोटेक्शन के, रेसिडेंस के, मॉनिटरी के, कस्टडी के और कंपनसेशन के। सेक्शन 24, फ्री कॉपीज ऑफ ऑर्डर, मजिस्ट्रेट जो है जो भी ऑर्डर पास करेगा उसकी कॉपीज फ्री में प्रोवाइड करेगा दोनों पार्टीज को, पुलिस ऑफिसर को और सर्विस प्रोवाइडर को। अब है सेक्शन 25, ड्यूरेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ ऑर्डर। ये कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडर सेक्शन 18 रिमेन्स इन इफेक्ट अंटिल एग्रीड पर्सन अप्लाइज फॉर डिस्चार्ज। जब तक एग्रीड पर्सन उसके डिस्चार्ज के लिए अप्लाई नहीं करता, प्रोटेक्शन ऑर्डर हमेशा इफेक्ट में रहेगा। मॉडिफिकेशन और रिवोकेशन, मजिस्ट्रेट जो है परिस्थितियों के हिसाब से उस ऑर्डर को मॉडिफाई करता रहता है। जब भी ऐसा चेंज लाएगा तो उसका रीजन रिकॉर्ड करेगा और राइटिंग में उसको रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद है रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग। जो सेक्शन 18, 19, 20, 21 और 22 का जो रिलीफ है वो किसी लीगल प्रोसीडिंग में भी मांगा जा सकता है। किसी सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में यदि कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है तो वहां पे ये रिलीफ मांगे जा सकते हैं। दिस अप्लाइज वेदर द प्रोसीडिंग बिगिन बिफोर और आफ्टर द एक्ट्स कमेंसमेंट। ठीक, चाहे प्रोसीडिंग डोमेस्टिक वायलेंस होने के पहले चालू हो गई हो, मतलब ये जो सिविल, फैमिली कोर्ट और क्रिमिनल का केस, चाहे ये बाद में चालू हुआ हो, आप उसे मांग सकते हैं। एडिशनल रिलीफ, एग्रीड पर्सन को यदि कोई और रिलीफ चाहिए है तो उस रिलीफ को भी वो मांग सकता है। ठीक, इसके बाद ड्यूटी टू इन्फॉर्म मजिस्ट्रेट, यदि एग्रीड पर्सन किसी कोर्ट से, इस एक्ट के अलावा किसी अदर कोर्ट से कोई रिलीफ लेता है तो उसको मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जुरिस्डिक्शन, केस अब तो मेट्रोपॉलिटन है नहीं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही केस देखा जाएगा। एग्रीड पर्सन जो है वो कहाँ पे देखा जाएगा, तो जहाँ पे वो एग्रीड पर्सन रहता है, बिजनेस करता है
या काम करता है उस जगह पे, या रिस्पोंडेंट जहाँ रहता है, बिजनेस करता है, काम करता है, या कॉज ऑफ एक्शन जहाँ अराइज हुआ, तो तीनों में से किसी भी जगह पे कोर्ट केस डील कर सकता है। ठीक, थ्रू आउट इंडिया ये ऑर्डर एप्लीकेबल रहेगा। प्रोसीजर, तो सीआरपीसी का सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और सेक्शन 31 का जो ऑफेंस है, ठीक है, वो सीआरपीसी से गवर्न होगा। इस एक्ट की सेक्शन 21, सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 31 सीआरपीसी से गवर्न होंगे। कोर्ट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट जो है अपना ओन प्रोसीजर भी बना सकता है सेक्शन 12 की एप्लीकेशन के लिए और सेक्शन 23 टू एक्स पार्टी ऑर्डर की एप्लीकेशन के लिए। इसके बाद अपील, ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो 30 दिन के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कर दो। ठीक, कौन, दोनों कर सकते हैं, एग्रीड पर्सन भी, रिस्पोंडेंट। सॉरी, उस डेट से कर सकते हैं जिस डेट को आपको ऑर्डर सर्व हुआ है। ठीक है, यदि मान के चलो रिस्पोंडेंट को 10 तारीख को हुआ तो 10 तारीख से 30 दिन चालू, एग्रीड पर्सन को 20 तारीख को हुआ तो फिर वो 20 तारीख से 3 दिन चालू होंगे। जिसको भी एंड में होगा उस दिन से उसके 30 डेज चालू हो जाएंगे। इसके बाद सेक्शन 30 प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड सर्विस प्रोवाइडर एज पब्लिक सर्वेंट। प्रोटेक्शन ऑफिसर को और सर्विस प्रोवाइडर के जो मेंबर हैं इनको सेक्शन 21 आईपीसी के तहत पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। सेक्शन 31 पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर। यदि कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर का कहना नहीं मानता, ब्रीच कर देता है तो 1 साल तक की सजा, 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। ऑफेंस, जिसने ऑर्डर इशू किया है वही मजिस्ट्रेट के यहाँ चलेगा। एडिशनल चार्जेस मजिस्ट्रेट जो है 498 या डाउरी प्रोहिबिशन के चार्ज भी लगा सकता है। कॉग्निजेंस एंड प्रूफ, यदि प्रोटेक्शन ऑर्डर सेक्शन 31 के तहत आप ब्रीच करते हैं तो वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, एग्रीड पर्सन की सोल टेस्टिमनी जो है वो सफिशिएंट मानी गई है इस बात को बताने के लिए कि ऑफेंस हुआ है। इसके बाद यदि आप प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात को निगलेक्ट कर देते हैं, सॉरी, यदि प्रोटेक्शन ऑफिसर नेग्लिजेंस कर देता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर फेल हो जाता है अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में बिना किसी कारण के, तो उस प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए भी वही सजा है, 1 साल की या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। सेक्शन 34 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन, नो लीगल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएट अगेंस्ट अ प्रोटेक्शन ऑफिसर विदाउट द गवर्नमेंट। मतलब यदि प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ आप केस लगाना चाहेंगे तो पहले आपको स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद 35 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन इन गुड फेथ। कोई भी लीगल एक्शन किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ तब नहीं लिया जाएगा जब उसने गुड फेथ में कोई काम किया है। एक्ट इन एडिशन टू अदर लॉस, ये एक्ट जो है या इसके जो प्रोविजन है ये अदर लॉज के एडिशन में, ठीक है, किसी को ओवरराइड नहीं करेगा। मतलब जो इसमें मेंटेनेंस दिया है, तो यदि किसी अदर लॉ में मेंटेनेंस है तो उसमें तो मेंटेनेंस मिलेगा ही, उसके साथ साथ इसमें भी मेंटेनेंस मिल जाएगा। ये तो ये एक्ट एडिशन में है, ठीक है, किसी को ओवरराइड नहीं करता, भले ही स्पेशल लॉ है। रूल मेकिंग पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस एक्ट के प्रोविजन को चेंजेस कर सकती है।